महीने की खामोश जंग के बाद मैं चुपचाप अपनी सहेली के साथ बार में चली गई, थोड़ा मूड हल्का करने। अचानक उसका फोन आया। पूछा, कहाँ हो तुम? मैंने कहा, घर पर हूँ, सोने की तैयारी कर रही हूँ। उसका लहजा ठंडा था। वीडियो कॉल करो, मैंने टालते हुए कहा, नहीं हो पाएगा। तभी उसने एक फोटो भेजी। तुम्हारे बगल में जो लड़का है वो टॉपलेस मॉडल तुम्हारा दोस्त ही होगा ना? अगर तुमने उसकी एप्स को फिर से छुआ ना। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और तभी मैंने उसे अपनी घड़ी उतारते देखा। मुझे समझ आ गया, अब मैं फंस गई हूँ। पिछली बार जब उसने घड़ी उतारी थी, पूरा एक हफ्ता मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई थी, जबकि पहले वो ऐसा नहीं था। वो था लिन फैमिली का बड़ा बेटा और मेरे पूरे टीनेज का प्यार। एक रात शराब में सब कुछ बिगड़ गया और जिम्मेदारी में उसने मुझसे शादी कर ली। मैं तो जैसे पागल हो गई खुशी से। नौकरी और अपनी जिंदगी छोड़ दी और खुद को एक परफेक्ट रईस की बीवी में ढाल लिया। दोस्त कहते थे, तुम उससे कभी अलग नहीं हो पाएगी। मैं भी यही सोचती थी तब तक, जब तक मैंने उसका दूसरा फोन नहीं देखा। उस दूसरे फोन में एक लड़की की सेल्फी आई थी। शुक्रिया आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए। मैं उस फोटो को देर तक देखती रही, जब तक आंखों में जलन नहीं होने लगी। मन में बस यही ख्याल, माफ करना, मैंने तुम्हारा राज जान लिया। इतने में पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो पानी की भाप में लिपटा हुआ बाहर आया, मेरे हाथ से फोन ले लिया। चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे बीवी का सब कुछ जान लेना कोई बात ही न हो। मुझे अच्छी तरह पता था उसकी ताकत पैसे से आती है, क्योंकि मैं उसी के पैसों पर पल रही थी। मैंने उस तस्वीर पर कोई बहस नहीं की, क्योंकि करने की हैसियत ही नहीं थी। मैंने देखा वो बाहर जाने की तैयारी में है। मैंने जल्दी से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बेल्ट लगाते हुए बोला, मेरे पास 5 मिनट है, ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, मैं काम पर जाना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। उसने घड़ी बांधते हुए मेरी ओर देखा, फिर अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, कुछ लिखकर मेरी ओर बढ़ा दी। घर पर रहो, हाउसवाइफ बनना क्या बुरा है, काम तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगा। मैं दौड़कर उसके पीछे गई, अपना सब कुछ भूल गई। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे वायलिन बजाना आता है, पर वो सुनने का मूड लेकर नहीं आया था। घड़ी देखी, टाइम हो गया, फिर बिना पलटे वो बाहर चला गया। मैंने हताश होकर उसका हाथ थामा। हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया, एक सूटकेस निकाला, अपना सामान पैक करने लगी। उसका चेहरा सख्त हो गया, मेरी कमजोर पीठ को घूरता रहा। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन इस तरह बगावत करूंगी। इतनी ठान के कह दूंगी तलाक चाहिए। उसके अंदर कहीं एक गुस्सा उबाल मार उठा। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे पलंग पर पटक दिया। वो लंबा चौड़ा शरीर मेरे ऊपर झुक गया। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना? सफेद झूठ बोल बोल कर मिसेज लू बनने की इतनी चाह थी। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं बनना चाहती? मैं कांपती रही उसके नीचे। उसे आज भी लगता है कि वो पुरानी रात मेरी साजिश थी। शायद शरीर की निकटता या मेरी बेप्सी ने फिर से उसमें कुछ जगा दिया। वो मेरी इच्छा के बिना बिस्तर पर अपनी मर्जी चलाने लगा। मैंने कई बार कोशिश की रोकने की, पर हर बार हार गई। लेकिन अब तलाक हो रहा है, तो ये सब अब नहीं होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। हम अब भी पति पत्नी हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसकी माँ का फोन आ गया। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आकर देख लो, और साथ में क्योशन को भी ले आना। तुम्हारी दादी को उसका बनाया हुआ कमल केक बहुत पसंद है। उसने एक हाथ से मेरा शरीर रोके रखा, ऊपर से मुझे नीचे तक देखा और फोन में कहा, थोड़ी देर में ले आता हूँ। फोन कट गया। मैं थक कर पलंग पर गिर गई। वो जल्दी जल्दी नीचे चला गया। मैं भी उसके पीछे नीचे गई। वो कार में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं पीछे बैठना चाहती थी, लेकिन उसने सामने वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई। काली मर्सिडीज धीरे धीरे विला से बाहर निकली। वो एक हाथ से स्टीयरिंग थामे पूरे ध्यान से सड़क देख रहा था। हम दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। करीब आधा घंटा बीत गया, फिर गाड़ी एक आलीशान विला के अहाते में घुस गई। वो मेरी तरफ देखता रहा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। तुम समझ गई ना क्या बोलना है? मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वो उसकी मां लू मैडम दरवाजे पर खड़ी थी। हमें साथ देखकर उसके चेहरे पर हल्की शिकन आई। मैंने कहा, मां। लू मैडम ने बस हल्के से सिर हिलाया। हम अंदर गए। वाकई में दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। हमें साथ देखकर उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठी। तुम दोनों को देखने के लिए तो मैंने कितने दिन दुआएं मांगी हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
हमें पास बुलाया। लूजे, अब 2 साल में तुम 30 के हो जाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त तो दोनों बच्चों के बाप बन गए हैं। अब तुम लोग कब मुझे परपोता दोगे? मैं चुप रही। लूजे ने मेरी ओर देखा। क्योशन अभी छोटी है, थोड़ा और वक्त लगेगा। हमने लू परिवार में खाना खाया और जब लौटे तब तक रात काफी हो चुकी थी। वापसी में लूजे ने सीट बेल्ट लगाई और मेरी तरफ एक नजर डाली। मैंने चेहरा मोड़ लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। करीब 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिरकार उसने कहा, अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन तलाक की बात अब दोबारा मत करना। मैं उसके स्वभाव को थोड़ा बहुत जानती थी। उसके लिए ये भी एक तरह की रियायत थी, लेकिन ये रियायत किसी और के लिए थी, बाई शाओ शाओ के लिए। यानी अगर मैंने उसकी शर्तें मान ली तो भविष्य में भी बाई शाओ शाओ हमारे बीच बनी रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। मैंने तय किया, मैं इस प्यार विहीन शादी में और नहीं रह सकती, हमें तलाक ले लेना चाहिए। उसने मेरी बात का मतलब समझ लिया। मैं उसके समझौते को ठुकरा रही थी और जब मैंने तलाक की जिद दोहराई वो भी भड़क गया। क्योशिन, भूल मत जाना, हमारी शादी के वक्त हमने एक सहमति पत्र साइन किया था। अगर तलाक हुआ तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है, मैंने जल्दी से जवाब दिया। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। अब और मत सुनाओ वो बातें। करीब 20 मिनट बाद जब गाड़ी हमारे विला में पहुंची, मैंने बेल्ट खोली और उतरने ही वाली थी। क्लिक, अंदर से लॉक कर दिया गया। मैंने दरवाजा पकड़कर धीरे से छोड़ दिया। वो मेरी तरफ झुक आया। मैंने जैसे तैसे खुद को पीछे किया। वो झल्लाने लगा। अब और कितना तमाशा करोगी? अब भी उसे यही लगता है मैं बस नाटक कर रही हूँ। मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर आई। धीरे से कहा, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बेल्ट खोली और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई। सीधे घर की ओर चल पड़ी। वो भी पीछे आया। ऊपर तक हमारे बीच फिर बहस हुई और उस रात मैं अलग कमरे में सोई। वो भी गुस्से में था, ना मुझे मनाया ना कोई बात की। अगली सुबह जब वो उठा उसे मेरा सूटकेस नहीं मिला। उसने अलमारी खोली, पता चला मैंने अपनी रोजमर्रा की कुछ कपड़े भी साथ ले लिए थे। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर अलमारी बंद की और हमेशा की तरह एक बिजनेस सूट निकाला। नीचे जाकर नाश्ता करने लगा, लेकिन उसकी नजर अखबार पर पड़ी और वो वहीं ठिठक गया। हर अखबार में उसकी और बाई श्याओ श्याओ की अफवाहें छपी थी। हर हेडलाइन दूसरे से ज्यादा सनसनीखेज। उसने कुछ देर तक अखबार पढ़ा, फिर धीमे से नौकर से पूछा, क्या मैडम ने जाने से पहले अखबार देखा? नौकर ने सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, सीधा निकल गई। उसने सिर उठाकर नौकर को देखा, फिर फोन उठाया और सेक्रेटरी किन को कॉल किया। अखबार में जो भी लिखा है सब संभालो। 3 दिन बाद लू ग्रुप के हेडक्वार्टर की टॉप फ्लोर पर सेक्रेटरी किन अंदर आया और एक पार्सल टेबल पर रख दिया। लूजे ने लंबी उंगलियों से पैकेट खोला। जैसा कि वो सोच रहा था, तलाक की अर्जी थी। उसने फाइल पर सरसरी नजर डाली। हम हिम्मत वाली है, बिना कुछ लिए एकदम खाली हाथ चली जाना चाहती है। उसका चेहरा और सख्त होता गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, वो आजकल क्या कर रही है? सेक्रेटरी फौरन बोला, मैडम नौकरी ढूंढ रही है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में नेशनल अवार्ड जीता था। एक प्रतिष्ठित संस्था उनसे संपर्क में है। अच्छी सैलरी और सम्मानजनक ऑफर मिला है। लूजे ने कुर्सी पर पीठ टिकाई, तलाक वाली फाइल ऊपर उठा ली। उसे मेहनत की आदत नहीं है। उसका परिवार पहले बहुत अमीर था, बचपन से ही वो जो चाहा सब मिला। लेकिन क्यों फैमिली अब कर्ज में डूबी हुई है और अब उस सबका बोझ उसी के कंधों पर है। उसके पास कोई चारा नहीं बचा। मैंने घर बेच दिया। तभी मुझे उसका कॉल आया, क्योशन, हमें बात करनी है। आधे घंटे बाद मैं लू ग्रुप के ऑफिस में दाखिल हुई। सेक्रेटरी किन खुद मुझे नीचे रिसीव करने आया और मुझे टॉप फ्लोर तक ले गया। जब मैंने दरवाजा खोला, लूजे दस्तावेज पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया, उसकी नजर मुझ पर टिक गई। सिर्फ 1 हफ्ते बाद मैं अब भी वही पतली सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर अब थकावट झलक रही थी। क्यों अंदर आकर नहीं बैठोगी? सोफे का रास्ता भूल गई क्या? मैं यहाँ पुरानी बातें दोहराने नहीं आई हूँ। वो मेरी ओर घूरता रहा, फिर हल्के से हंसते हुए बोला, तो क्या भीख मांगने आई हो? तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक कैलकुलेशन की है। तुम्हारे परिवार की हालत को देखते हुए तुम्हें हर महीने कम से कम 30 से 40 हजार कमाने होंगे, ताकि अपने पिता की दवाइयों का खर्चा निकाल सको। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आपके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और अगर मैं तलाक ले रही हूँ तो आपको भी कोई नुकसान नहीं है ना? आप तो किसी और खूबसूरत और जवान लड़की से दोबारा शादी कर सकते हैं। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। और फिर उस लड़की के साथ मेरा नाम जोड़ते रहो, हर जगह मेरा मजाक उड़ाते रहो। उसने बहुत घटिया बात कह दी।
मैं भी अब चुप नहीं रही। अगर आप तलाक नहीं देना चाहते और मुझे आजाद भी नहीं करना चाहते तो मेरे पास अब एक ही रास्ता बचता है। उसका चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। कुछ कहने से पहले वो मेरे पास आ गया। उसने मेरी थोड़ी को जोर से पकड़ लिया और कान के पास फुसफुसाया, तुम क्लियर नेटवर्क की बात कर रही हो ना? क्या तुम भूल गई हो कि पैसे देकर काम लेने वाले मर्द कितने बेरहम होते हैं? मैं पूरी तरह कांपने लगी। याद आ गया वो शादी की रात। उसने बदले की आग में मुझे तोड़ दिया था। मैंने खुद को रोक नहीं पाई और उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा जैसे जम गया। ये पहली बार था जब मैंने उस पर हाथ उठाया और शायद उसके जीवन में पहली बार किसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। वो चौंक गया, फिर गुस्से में मेरी ठोड़ी को और जोर से पकड़ा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बड़ी हो गई हो, हाथ उठाने लगी हो, मुझसे तलाक लेना चाहती हो? क्योशन, 3 साल पहले तुमने चाले चली मुझसे शादी करने के लिए, अब 3 साल बाद चाले चली तलाक लेने के लिए। क्या लू फैमिली का दरवाजा तुम्हारे लिए कोई सराय है? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। या फिर तुम सोचती हो मैं लू से इतना शरीफ हूँ कि ये सब बर्दाश्त कर लूंगा? मैंने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और उसकी पकड़ से अपनी थोड़ी छुड़ाई। मैंने कभी भी चाले नहीं चली। मैंने बस आपसे प्यार किया था। शायद आप समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए संदेह सा दिखा, लेकिन फिर तुरंत गायब हो गया। वो पलटा और खिड़की की ओर देखने लगा। मैंने फाइल उठाई और कहा, मैंने तलाक की अर्जी पर साइन कर दिए हैं, अब आप भी कर दीजिए। आपका नाम और ताकत आपके पास ही रहेगी और मेरी जिंदगी मेरे पास। वो बिना कुछ कहे खड़ा रहा। मैंने मुड़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पीछे से बस उसकी धीमी आवाज आई, क्योशित। मैं रुकी नहीं, कदम तेज कर दिए और उस दुनिया से बाहर निकल गई जिसमें मैंने 3 साल बिताए थे।